हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएमएम। तो गाइज, डेली की तरह एक और नया और बेहतरीन हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए। तो चलिए कीजिए सेशन को एंजॉय। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रशंसा का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको विलोम बताना, मतलब अपोजिट वर्ड आपको पता करना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। तो प्रशंसा का आप बताएं क्या हो जाएगा। दोषारोपण, द्वेष, निंदा या उपेक्षा। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा निंदा। प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। प्रशंसा और निंदा दोनों आसान वर्ड है, कुछ कहने के लिए है नहीं यहाँ पे। और उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा। और अगर बात करें द्वेष की, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका प्रीति हो जाएगा, प्रीति। द्वेष का प्रीति कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जड़ का विलोम क्या होगा। जड़ का विलोम देखिए क्या है कि जड़ का विलोम, जड़ का वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का मतलब है एक उस सेंस में लेते हैं, निर्जीव के सेंस में, नॉन लिविंग के सेंस में। और चेतन का मतलब है जिसमें चेतना हो, जिसमें जीवन हो। जड़ का हो जाएगा चेतन, लिविंग का नॉन लिविंग हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ से, आपको 1 से लेकर 4 तक अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3 से लेकर 4 तक लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, मतलब एक तरह से जो खराब स्पेलिंग लिखी हुई, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, वो आपको पता करनी है। तो देख लीजिए, दिया गया वर्ड तिरस्कार पहला, और ये क्या लिखा हुआ है, यही गलत लिखा हुआ है, सामग्री गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सामग्री लिखा है, सामग्री होना चाहिए सामग्री लिखा हुआ। बाकी नायिका देख लीजिए सही लिखा है, नायिका ऐसे ही लिखा जाता है पहला, और तिरस्कार भी सही लिखे हुए हैं। और चौथे क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, गलत आपको पहचानना है, तो पहला शब्द ही गलत लिखा है, पूज्य ऐसे होता है। पापे जो है बड़े ऊ की मात्रा होती है, पूज्य होता है। और उंगली ठीक लिखा हुआ है, वर वधु बढ़िया है, और मालूम भी ठीक लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हास्य रस से परिपूर्ण नाटक। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। आपको ये बताना है कि हास्य रस से परिपूर्ण एक नाटक जो है, उसके लिए आप एक शब्द का यूज करोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रहसन हो जाएगा, प्रहसन, प्रहसन। ओके, तो प्रहसन इसको बोलते हैं। हास्य रस से परिपूर्ण नाटक, ये चीज आपको बतानी है यहाँ पे कि वन वर्ड इसका क्या होगा। तो प्रहसन इसको बोला जाता है, ध्यान रखिए। नौटंकी और नवटंकी ऐसे करके कुछ हास्य मंच मत समझना आप। हास्य रस से परिपूर्ण, हास्य रस की बात चल रही है, ठीक है। उससे परिपूर्ण कोई नाटक होगा तो उसको बोलते हैं प्रहसन। अगला देखें, बुरे भाव से की गई, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि को क्या बोला जाता है, तो दुरभिसंधि बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, दुरभिसंधि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और 8। 7 और 8, इसमें क्या बताना है आपको। 7 और 8 में देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। 7 और 8 में आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द देखें, दबना, दबाना, दम, दम्बन या दमन। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा तत्सम। तो तत्सम शब्द आप सभी को पता है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और उन्हीं से बिगड़े हुए एक तरह से रूप होते हैं, जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उनको तद्भव शब्द बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको बताना है दमन जो हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, दमन करना होता है। ठीक है, किसी को दबा देना, मतलब किसी चीज का दमन कर लेना, दबा देना के सेंस में यूज करते हैं। राइट, 8वां देखें, यहाँ पे 8वां जो लिखा हुआ है, ओके जस्ट वेट, हाँ चले 8वां देखें। लिखा है कि इसमें से फिर आपको वही तत्सम पता करना, बताएं दुगुना, दुगुना या दुगुना या द्विगुना। तो देखें आपको संस्कृत टाइप का द्विगुना लग रहा होगा, तो यही आपका सही जवाब होगा डी। तो क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, तो द्विगुना यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चले यहाँ पे आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द पता करना है। अभी आपने तत्सम बताया था, इस बार आपको तद्भव बताना। तद्भव का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं। ओके, आम्रचूर्ण नहीं, हम लोग आमचूर्ण बोलते हैं, आम्र नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर अमृत की बात करेंगे, ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। और अपाद हस्त भी तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। अपाहिज जो है ये तद्भव शब्द है, और अगर इसके तत्सम की हम लोग बात करें तो हो जाएगा अपाद हस्त। क्या हो जाएगा, अपाद हस्त जो है इसका तत्सम हो जाएगा। ओके, तो अपाहिज क्या है, एक प्रकार का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है अपाद हस्त हो जाएगा। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको चालक में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय शब्द आप सभी को पता है कि प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, जो मूल शब्द के क्या है बाद में जुड़ते हैं, जो
उपसर्ग होते हैं जो पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय शब्द होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, आपको बताना है चालक में क्या होगा। तो चालक में आप सबको पता होगा बाद में क्या जुड़ेगा, अक जुड़ेगा, चालक। आपको हो जाएगा। अगले क्या, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा गय धन अक हो जाएगा, गय धन अक। और अगर संधि की बात करें तो यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी, अयादि। याद रखना, गायक पूछता है कई बार कौन सी संधि। तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि का एक प्रकार ये भी है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो उसी में से एक प्रकार अयादि संधि होती है। तो गायक में अयादि संधि होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि अंधा गाय बहरा बजाए का अर्थ क्या होगा। और अगला क्वेश्चन भी लेते लगे हैं। हाँ जी, देखें, अंधा गाय बहरा बजाए, आपको ये बताना है इसका अर्थ क्या होगा। तो देखें, अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, अंधे संगीत प्रिय होते हैं, या अंधे और बहरे सुर ताल मिलाकर गाते हैं। तो आपको आसानी से पता चला होगा, एक ही सिर्फ यहाँ पे सेंस वाला ऑप्शन ही है, दो मूर्खों का एक साथ काम करना, अंधा गाय बहरा बजाए। यहाँ पे अंधा बहरा का मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, हिडन मीनिंग होती है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है कि आड़े आना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है ना। तो आड़े आना का अर्थ क्या होगा ये बताना आपको। मुसीबत में सहायता करना, मुकाबला करना, मुसीबत पैदा करना, या सहायता ना करना। तो आप इसको बता ले जाए तो आप, इसका मतलब आपकी हिंदी बेहतरीन मानी जाएगी। अब क्या आप इसको बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए फटाक से, हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं। आड़े आना का अर्थ क्या होगा। मुसीबत में सहायता करना, मुसीबत पैदा करना, मुकाबला करना, या सहायता ना करना, बताएं। आड़े आना का, तो चलिए इंतजार खत्म होता है, मैं बता दे रहा हूँ। मुसीबत पैदा करना इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आड़े आना का मतलब होता है मुसीबत पैदा करना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और थोड़ा टफ भी इसको कह सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी कौन सी लिखी है। तो ज्योतिषी की आप देख लीजिए कौन सी सही स्पेलिंग हो जाएगी। ज्योतिष, एक्चुअली ज्योतिष लिखा, ज्योतिषी नहीं। तो ज्योतिष कौन सा सही लिखा, देखिए ये तो पूरा जा लिख दिया, गलत है। ज्योतिष, ज्योतिष यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा सा होगा, मूर्धा सा होगा। और ये कौन सा सा है, ये दंती सा है। तो दंती सा नहीं चलेगा। यहाँ पर भी देखो दंती सा है, ये नहीं चलेगा, मूर्धा सा चाहिए। मूर्धा सा यहाँ पे है, तो बिल्कुल यहीं पे सही हो जाएगा। ओके, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। देखें, नायिका, लो मिल गया, पहली बार में मिल गया। नायिका तो गलत लिखा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, नायिका होता है, नायिका होता है। ठीक है, नायिका में ई नहीं होता, नायिका होता। तो ऐसे करके सही स्पेलिंग लिखी जाती है नायिका की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनावरण शब्द का विलोम अर्थक है। आपको विलोम बताना, ऑपोजिट बताना है। अनावरण का अनकवर्ड होगा, मतलब जो अभी खुला नहीं है, अनावरण। तो उसका सॉरी आवरण लिखा है, और उसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। तो आवरण मतलब हो जाएगा जो एक प्रकार का कवर हो जाएगा, है ना, कवर्ड हो जाएगा। और अनावरण मतलब उसको खोलना हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय का अनेक अर्थी नहीं। देखो, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी, हालांकि हिंदी ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनेकार्थी शब्द वहाँ पे लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर वो पूछ रहा है कि पय का अनेकार्थी क्या नहीं होगा, तो देखिए पय का मतलब अन्न भी होता है, दूध भी होता है, और जल भी होता है, लेकिन तालाब इसका अर्थ नहीं होता है, तालाब। ओके, पय का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदीस में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो देखिए, जहाँ पे बड़ी पाई लगी होती है वहाँ पे आमतौर पे क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। तो आप आराम से कह सकते हैं कि नदीस में क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। बाकी इसके रूल क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला लिखा है कि महापुरुष शब्द में कौन सी संधि होगी। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया कि, सॉरी, समास बताना है आपको, महापुरुष में कौन सा समास है। समास देखो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है। और यहाँ पे महान पुरुष मैंने कई बताया आपको कि देखो, एक संज्ञा होगी, क्या होगी, संज्ञा होगी, और संज्ञा की क्या होगी, विशेषता होगी। अगर संज्ञा की विशेषता संज्ञा से पहले आ जाएगी तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय। मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा। तो नाउन और एडजेक्टिव अगर एक साथ साथ जहाँ पे आएंगे तो आप जान जाना वहाँ पे कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। जैसे यहाँ पे देखो, महान पुरुष, महान, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, पुरुष की महानता क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी। तो पुरुष एक प्रकार की संज्ञा हो जाएगी और महानता उसकी हो जाएगी विशेषता, तो इसलिए वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ। तो ये काफ़ी आसान है, आप सबको पता होगा। जो लोग अब देख लीजिए, थक जाना, कल्पनाशील होना, नाजुक होना, या अभिमानी होना। तो घमंडी होना या अभिमानी होना,
आप कह सकते हैं ज़मीन पर पैर नहीं पड़ता। कई बार गाँव में बोलते हैं ना आप लोग कि इनके तो आजकल भाई ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे हैं, बहुत उड़ रहे हैं, बहुत उड़ रहे हैं, ज़मीन पर पैर ही नहीं पड़ रहे हैं। तो ज़मीन पर पैर ना पड़ना मतलब होता है अभिमानी होना, घमंडी होना। ओके, नेक्स्ट देखें। और यहाँ पे लिखित कल्पनाशील ना, इसके लिए यूज होता है ख्याली पुलाव पकाना होता है। एक्चुअली ऐसे करके होता है, ख्याली है ना, ख्याल होता है ना, ख्याली, ख्याली पकाओ, पुलाव पकाना बोलते हैं, पुलाव। तो कल्पनाशील के सेंस में बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना बोलते हैं। ओके, अगला देखें। यहाँ पे लिखा है अगला कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। आइए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चले, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब बताइए फटाक से, दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है। दिल्ली की गलियां, दिल्ली की धोखाधड़ी, दिल्ली की नफासत, या दिल्ली की कुतुब मीनार। तो आप सोचोगे, बताएं, बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो दिल्ली की कुतुब मीनार है। अब ये मीनार है, आप की के का के चक्कर में मत पड़ जाना कि दिल्ली का कुतुब मीनार होगा, ना जी ना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मीनार को स्त्रीलिंग की तरह से पढ़ा जाता है। कुतुब मीनार एक प्रकार की मीनार है, स्त्रीलिंग है। ओके, तो दिल्ली की कुतुब मीनार बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित और वैसे भी। कभी भी अगर आपको बताना है किसी की, तो तारीफ बताओगे, धोखाधड़ी और मतलब पतली गलियां, तो पतली सेंस में यूज करते हैं, पतली पतली गलियों के सेंस में। तो जब भी आप किसी के बारे में बताओगे तो उसकी तारीफ बताओगे, तभी उसकी चर्चा इस तरह से करोगे, तो बुराई थोड़ा करोगे ना। तो चले, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये भी काफी पॉपुलर है, आपने सबने सुना होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चले बताएं। किसी हालत में भी सत्य ना बताना, मेहनत करके पैसा कमाना, बहुत कंजूस होना। तो बिल्कुल बहुत कंजूस होना इसका सही जवाब होगा। चले, अगला लिखा हुआ है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉटेज, एंटिक्वेटेड या ओल्ड एज, यहाँ पे बताना है। इन सब के लिए आपको बताना है कि हिंदी विलोम क्या होगा। मतलब पहले आप इन सारे शब्द की मीनिंग बताओ, यानी कि ये सारे शब्द एक ही मीनिंग देते हैं। ओके, डॉटेज या एंटिक्वेटेड या ओल्ड एज, ये ओल्ड एज तो देख के आप सबको पता चली होगा। इस सब ये देकर इसने क्वेश्चन को आसान कर दिया। ओल्ड एज मतलब वृद्धावस्था की ये बात कर रहा है। तो एंटिक्वेटेड या डॉटेज का मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था होती है, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक तरह से यंग हो जाएगा, एक तरह से यंग हो जाएगा। ठीक है, और यंग का मतलब तरुण होता है। ओके, तरुण होता है, तरुण मतलब होता है यंग। ओके, नेक्स्ट है निराशावादी का अर्थ क्या होता है, आप बताएं। निराशावादी, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे थिंग्स कर सकते हैं आप। हाँ, जो चीजों की सिर्फ नकारात्मकता देखता है। डार्क साइड मतलब एक तरह से नकारात्मकता देखता है, हर चीज में उसको नकारात्मकता दिखती है। तो जैसे उसको मान लो पढ़ाई करनी है ना, सोचेगा क्या पढ़े यार, पढ़ने से तो देखो इतने लोग तो पढ़ के घूम रहे हैं। ओके, जैसे उसको मान लो क्रिकेट खेलना हो, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट बनना है, ठीक है, सोचेगा क्या क्रिकेट खेले, सिर्फ 11 लोग होते हैं पूरे देश में, कहाँ हो पाएगा मेरा। तो ऐसे करके लोग क्या होते हैं, निराशावादी, सिर्फ निराशा देखते हैं। वहाँ पे वो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, कपिल देव जैसे एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, वो सिर्फ निराशा देखते हैं। हर जगह पे ऐसे ही लोग हैं, राइट। अच्छा, ये हेटर ऑफ मैनकाइंड क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मिसैंथ्रोपी। इसको मिसैंथ्रोपी कहते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो मिसैंथ्रोपी, है ना, थ्रोपिस्ट भी कह सकते हो, या मिसैंथ्रोपी कह सकते हो। ओके, मिसैंथ्रोपी, थ्रोपी या थ्रोपिस्ट कह सकते हो, मिसैंथ्रोपी हो जाएगा। और अगर इसकी बात करोगे आप, लवर ऑफ मैनकाइंड जो होता है उसको बोलते हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड को क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, थ्रो फिलोएंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। मदर क्या बोलते हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति को प्रेम करता हो, फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, और जो नफरत करता हो, मिसैंथ्रोपी बोलते हैं। ओके, ओके, तो हो गया निराशावादी, आप समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, बताएं। केस, कोयल, कौवा या कान। तो बताएं क्या हो जाएगा। तो सबको पता है कोयल गाती है, कोयल मीठा गाती है, गाती है। ओके, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। बाकी कौवा, कान और केस देख लीजिए। व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है, आप बताओ। व्यक्तियों के समूह को दल, समुदाय, झुंड या भीड़। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे भीड़ हो जाएगा। झुंड तो एक तरह से चींटियों का होता है, टिड्डियों का होता है ना, छोटे छोटे जीवों का झुंड होता है। और समुदाय क्या होता है, एक प्रकार की जातियों का समूह होता है, कई जातियों को समुदाय बोला जाता है। और अगर दल की बात करोगे तो ये एक प्रकार क्या होता है, राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल जाती है, तो दल के सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तियों के लिए पूछा तो भीड़ का यूज करेंगे आप,
व्यक्तियों के समूह को भीड़ बोलते हैं। अगला लगा निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो, उसके लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे? बताएं। जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध या मरणासन्न। अब कोई अतिवृद्ध हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, तो जरूरी तो है नहीं कि बस वो मरने ही वाला है, वो तो तब भी बूढ़े होकर भी कई लोग कई साल जीते रहते हैं। ओके, अचेत का मतलब तो एक तरह से जिसके अंदर चेतना ना हो, एक प्रकार का बेहोश हो गया हो या मर गया हो। ओके, और जर्जर मतलब होता है कमजोर या बूढ़ा। तो मरणासन में हो जाएगा जो मरने की अवस्था पर हो। ओके, दुर्बोध का सही अर्थ क्या होगा? दुर्बोध, दुर का मतलब होता मुश्किल, दुर का मतलब होता मुश्किल, तो जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, ये दुर्बोध बोल रहा है। बोध मतलब समझने के सेंस में बोल रहा है, जो किसी को ना पहचाने, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसे सरलता से ना जाना जा सके, ना समझा जा सके, दुर्बोध होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। पीपल पाथ सरिस मंडोला, तो वेरी इजी एंड वेरी पॉपुलर, बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे, पीपल पाथ सरिस मंडोला। तो यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। तो देखो, सरिस जैसा, अगर यहाँ पे आता है सरिस आ जाए, जैसा आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तुलना की जाती है कि पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान। ओके, मन जो है इनका डोलता है, तो यहाँ पे आपको हो गया उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे रूपक अलंकार की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट जो है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है रूपक रूपक में। जैसे कहते हैं चरण कमल बंदो हर रही, वहां पे रूपक अलंकार होता है ना। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ओके, अगला देखें। और यमक तो आप सब जानते हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं कि दो शब्द होते हैं और दोनों की अलग अलग मीनिंग होती है, और उनका क्या होता है, मतलब शब्द सेम होते हैं और दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए। श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल याद रखना। कौन सा एग्जाम्पल? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। ये श्लेष का एग्जाम्पल है और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट। श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको तद्भव बताना है। तो देखिए, चक्र, त्वरित, दुग्ध, ये तत्सम शब्द हैं, और ये हो जाएगा आपका, तो दही जो है तद्भव शब्द, इसका जो तत्सम होता है दधि होता है, दधि, दधि होता है इसका तत्सम शब्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप सभी को पता है कि जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे पुनर् हो जाएगा, पुनर् नामक उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, तो पुनर्लेखन में पुनर् उपसर्ग हो जाएगा। अगला लिखा, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय बार बार आपका रिविजन हो रहा है, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो मिलनसार में आप सभी कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मिलन और सार दोनों शब्दों को अलग अलग तोड़ के देख सकते हैं। तो मिलन में सार हो जाएगा, मिलनसार। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताना, आपको गलत स्पेलिंग बतानी कौन सी लिखी है। देखें, घोषणा सही लिखा हुआ है, चंद्रमा बिल्कुल सही है, और गजमुक्ता भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ख्याति आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, आधा खा होता पूरा क्या। यहाँ पे देखो कंप्लीट खा लिख दिया गया, पूरा खा तो खयाति लिख दिया गया, लेकिन होता क्या, ख्याति होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। ख्याति प्रसिद्धि, प्रसिद्धि है ना। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है? विच वन इज नॉट द सिनोनिम ऑफ महेंद्र? महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो महेंद्र का देखें क्या नहीं होता है। महेंद्र का मतलब देवेंद्र भी होता है, इंद्र भी होता है, सुरेश भी होता है, लेकिन राजा नहीं होता, याद रखना। महेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है, सुरेश का पर्यायवाची है, और देवेंद्र का पर्यायवाची है, लेकिन राजा का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? वेरी इंपॉर्टेंट, इति का आपको पर्यायवाची बताना है। इति का मतलब होता है, देखो आपने जब कई बार वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, सत्यनारायण जी की, सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। तो वहां पे बोलते हैं, इत स्कंद पुराणे देवानंदे पंचमो अध्याय समाप्त हुआ, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो क्या बोलते हैं, इत स्कंद पुराणे देवानंदे। ठीक है, तो वहां पे इति का मतलब होता है समाप्ति की बात कर रहे हैं कि अब खत्म हो गया है, सब लोग जल्दी से प्रसाद वसाद देने के लिए टाइट हो जाओ फटाफट, है ना, 5वां शंख बज चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोम है? ऊसर का मतलब क्या होता है, बैरन होता है। बैरन मतलब एक प्रकार की बंजर जमीन होती है, बैरन। ऊसर का हो जाएगा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ हो जाएगा। तो बैरन इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरन। बैरन हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा, बैरन हवा के झोंके से, वही वाला। तो ऊसर मतलब बैरन होता है, इंग्लिश में बैरन बोलते हैं, और उपजाऊ होता है फर्टाइल होता है। ठीक, फर्टाइल। अगला देखें, तो यहाँ पे ऊसर का उपजाऊ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो देखें, ठाकुर का मतलब देवता है, और मालिक तो बिल्कुल ठाकुर का होगा ही।
छत्री भी होगा लेकिन रूप जो है नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्री ठाकुर को बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं, ओके, लेकिन रूप शब्द यहाँ पे नहीं बोला जाता। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखें यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के पहले क्या बोली जाएगी? तो पाली, प्राकृत, संस्कृत ऐसे करके कम होता है इसका, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो पाली पहले आएगी, उसके बाद प्राकृत आएगी और उसके बाद संस्कृत। तो ये पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी बोली जाएगी। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी किसकी लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन ये आपको मिल गया यहाँ पे, देखिए श्रृंगार बिल्कुल सही होगा, और देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार सही है, और बाकी सब में यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा होना चाहिए, श्रवण में भी, श्रृंगार और श्रृंखला में भी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रृंगार। आप देख लीजिए अच्छी स्पेलिंग है यहाँ पे, जो है ऐसे होता है श्रृंगार ना, ऐसे स्टार्ट करते इसको, तो ये ध्यान रखना। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया बताना है। तो देखो अकर्मक को आप इंग्लिश में समझोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जो कर्म होता है, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो एक तरह से कह सकते हो कि सब्जेक्ट के काम से या फिर क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है, ओके। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं कहूँ कि राम ने आम तोड़ा, मान लो राम ने आम तोड़ा, अब आम लगा हुआ था पेड़ पर और राम ने उसको तोड़ लिया, ओके, जो जैसा भी मान लो ये आम लगा हुआ है और ये आम लगा था, राम ने उसको तोड़ लिया। तो जो तोड़ने का काम है वो किस पर हुआ है? आम पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आम है, राइट। तो कर्म क्या हो गया? आम हो गया। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपने पत्र लिखा, आपने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो ये जो पत्र है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है, लिखने का काम किस पर? पत्र। तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? आम पर। तो समझ गए ना ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अकर्मक का मतलब होता है जहां पर कर्म ना हो, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो। यहीं पे अगर ये बोलता है सकर्मक, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट हो। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक कौन सी? अकर्मक का क्या मतलब हुआ? जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, राइट, जहां पर आम ना हो, जहां पे पत्र ना हो। तो चलो बताए, जैसे देखिए ऑप्शन लिखा है श्याम खाता है। अब खाता है तो कुछ ना कुछ तो खाता होगा, ये खाना खा रहा होगा, कुछ भी खा रहा होगा, केक खा रहा होगा, है ना, आइसक्रीम खा रहा होगा, जो भी खा रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है, यू विल हैव टू अंडरस्टूड इट। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कोई हिडन जो है ऑब्जेक्ट है। श्याम खाता है तो कुछ खा रहा होगा, यानी कि आपको अपने मन से बात समझना पड़ेगा कि अगर वो खाता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर खा रहा होगा। अच्छा, अगला लिखा है अहमद पढ़ता है। अब ये पढ़ता है तो पक्का कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, ओके। सतीश गाता है, अब गाता है, और अगला लिखा है मोहन सोता है। गाता है तो हो सकता है वो भजन गा रहा हो सकता है वो कच्चा बादाम गा रहा हो, और हो सकता है कि वो कुछ भी गा रहा हो, ओके। तो कुछ ना कुछ तो गा रहा होगा, यानी कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन मोहन सोता है, अब क्या सोता है? अभी इसका तो कोई जवाब आपको मिलेगा नहीं, क्या सोता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? अकर्मक है, यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन आपको समझ में आया होगा अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे तो, और कभी भूलेंगे नहीं। अगला देखें, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होगा? तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया, यहाँ पर आपका बहुब्री समास होगा। तो बहुब्री क्या होता है? जब अन्य पद की प्रधानता होती है। तो पीताम्बर का मतलब होता है पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु, अर्थात कृष्ण, अर्थात वो ये जो है उनके कई सारे अनेकार्थी या पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। तो पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होगा? बहुब्री समास के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि बहुब्री समास होता ही ऐसा है जहां पर अन्य पद प्रधान होता है। जब कोई अन्य पद प्रधान होता है, पीला है जिसका अंबर, अर्थात, हाँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आदित्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा था। आदित्य का पर्यायवाची सूर्य हो जाएगा। आदित्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ओके। अंशुमाली बोलते हैं, अंशुमाली मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? अंशुमाली बोलते हैं, अंशुमाली। आपको जुगाड़ भी मैंने बताया था, अंशुमाली सूर्य को बोला जाता है। माली क्यों? क्योंकि माली कब आता है? सुबह सुबह आता है, जब सूरज निकल जाता है। तो अंशुमाली आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है कि अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो बता दें, अत्यधिक आंखों में गड़ना, आंखों का कांटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। तो आंखें चार होना तो आप जानते ही हो क्या होता है, आंखों में खून उतरना। ये हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना, आंखों में खून उतरना, ठीक है, आंखों में खून उतरना। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि बिजली चमकती है, कैसा वाक्य है? तो ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, कोई समस्या नहीं है। बिजली चमकती है एक सेंटेंस से सीधा साधा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं। बिजली चमकती है एकदम सरल वाक्य, राइट।
पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको बताना। देखें, दाता का दात्री बिल्कुल सही है, धाता का धात्री देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, नेता के नेत्री भी ठीक है, लेकिन कर्ता का कर्ती लिखा है तो कर्त्री हो जाएगा, कर्त्री। यहाँ पर भी ऊपर रा लग जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर क्या लग जाएगा, रा लगेगा, तब से वो कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। तो बाय द वे नेता का नेत्री याद रखना, नेता का लोग नेता ही लिख देते हैं, लेकिन नेता का नेत्री याद रखना, धाता का धात्री और दाता का दात्री। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, और यहीं पे आपका 50वां क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप सेशन के एंड पे जा रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन और है, फटाफट देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, आपको गलत बताना है कौन सा है। तो मतलब वो वहाँ पे प्लूरल बनाया जा रहा है, बहुवचन बनाया है, तिथिका तिथियां। ठीक है, देख लीजिए, याद रखिए, इकारांत स्त्रीलिंग है, तिथि इकारांत स्त्रीलिंग है, और उसका बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं, तो तिथिका तिथियां हो जाएगा। और चिड़िया भी वही चीज है, तो चिड़िया का चिड़िया बिल्कुल, नदी का नदियां, लेकिन जनता का कोई बहुवचन नहीं होता, जनता को जनता ही लिखा जाता है, एक वचन बहुवचन दोनों में समान होता है, जनता जनता ही रहेगा। ओके, आविर्भाव का तिरोभाव यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा। तो गाइज ये थे 50 क्वेश्चन का बेहतरीन प्रैक्टिस है, और आप अगर इसको डेली डेली इसी तरह से हिंदी और जीएस की प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, तो हिंदी और जीएस में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी समस्या नहीं आएगी, बस डायरेक्ट आप पेपर में जा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रैक्टिस करें, तो भी बेहतरीन लेवल आप बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।